हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था वर्चुअल लोड मेथड के बारे में। वर्चुअल लोड से हमने डिटरमिनेट स्ट्रक्चर सॉल्व किए थे। ठीक है, डिटरमिनेट फ्रेम स्ट्रक्चर, डिटरमिनेट ट्रसेस, डिटरमिनेट बीम्स हमने सॉल्व करी है। ठीक है, कास्टिंग इनवर्स थ्योरम भी हम लोगों ने देखी है। तो आज हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है एनालिसिस ऑफ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसमें भी हमारी अप्रोच वही रहेगी कि वर्चुअल लोड मेथड का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे चीजें वर्क करती हैं, कैसे हम लोग को डिफ्लेक्शन रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो विल डायरेक्टली कम टू द टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है एनालिसिस ऑफ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स होते क्या हैं, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स में कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि वो डिटरमिनेट वेदर स्ट्रक्चर डिटरमिनेट और नॉट और इंडिटरमिनेट। ओके, तो डिटरमिनेसी का भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है और एक इंडिटरमिनेसी की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस है। ठीक है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो डिटरमिनेट स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, सबसे पहले डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हमारा जो होता है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर जो होता है वो हमारा सिंपल एक सिंपली सपोर्टेड अगर हम लोग बीम लें तो ये हमारी डिटरमिनेट बीम है। ठीक है, डिटरमिनेट बीम हम लोग इसको क्यों बोल रहे हैं, सपोज एक लोडिंग लग रही है इसमें, डिटरमिनेट बीम हम लोग क्यों बोल रहे हैं इस चीज को, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर एक रिएक्शन है, इस पॉइंट पर दो रिएक्शन लगेंगी इस सपोर्ट पर, और इस सपोर्ट पर यहाँ पर हमको एक ही रिएक्शन मिल रही है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम इक्वेशंस जो होती है मेरे पास, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस अगर वो होती है मेरे पास, वो होती है मेरे पास 3 इन केस ऑफ प्लेन स्ट्रक्चर। इन केस ऑफ प्लेन प्लेन यहाँ पे मैं प्लेन 2D प्लेन की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम इक्वेशन मेरे पास जो होती है वो होती है 3 कौन कौन सी होती है भाई, समीशन fx0, समीशन fy0 एंड समीशन mz0। ठीक है, तो अगर मैं देखूं यार, यहाँ पर मेरे पास 3 इक्वेशन है, यहाँ पर मेरे पास इस बीम के लिए 3 सपोर्ट रिएक्शन है और 3 ही मेरे पास अवेलेबल इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कि ये मेरे पास, ये जो है मेरे पास स्ट्रक्चर जो है वो मेरा डिटरमिनेट है। डिटरमिनेट कहने का मेरा मतलब है कि यहाँ पर मैं इस स्ट्रक्चर को एनालाइज कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन। ठीक है, तो इन 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशन की वजह से मैं तीनों फोर्सेस फाइंड कर सकता हूँ। 3 अननोन है, 3 इक्वेशन है, तो मैं तीनों फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरा भाई डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब यार इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, ऐसे ही हमारे पास डिटरमिनेट ट्रस स्ट्रक्चर होता है, ऐसे ही हमारे पास डिटरमिनेट फ्रेम होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर की बात करें, तो ये हो गया मेरा इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर भी लोडिंग कुछ इस टाइप से है। ठीक है, ये लोडिंग है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हम क्यों बोल रहे हैं इसको, यहाँ पर देखेंगे एक वर्टिकल रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक मूवमेंट। ठीक है, और यहाँ पर एक हमें मिलेगी वर्टिकल रिएक्शन रोलर सपोर्ट पे। ठीक है, तो टोटल रिएक्शंस हमारे पास हो गई यहाँ पर कितना, 4। इक्विलिब्रियम इक्वेशन हमारे पास अवेलेबल है 3, तो कितना हो गया यहाँ पे 1। तो उसकी डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हो गई हमें 1। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्यों, मतलब क्योंकि यहाँ पर इसकी जो 1 है, क्योंकि नंबर ऑफ इक्वेशन जो है हमारे पास, नंबर ऑफ अननोन से 4 नंबर ऑफ इक्वेशन है, और ये इक्वेशन है 3, और जो नंबर ऑफ इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी है वो है हमारी 1। तो मतलब एक इक्वेशन और चाहिए मुझे इस बीम को एनालाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज हो गई, ये आपका डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो गए। ठीक है, ये आपके इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स हो गए। ठीक है, तो सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। देखते हैं अभी क्या फंडा है इंडिटरमिनेट और डिटरमिनेट स्ट्रक्चर का। ठीक है, तो यार अगर मैं देखूं डिटरमिनेट स्ट्रक्चर भी मेरा स्टेबल है, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर भी मेरा स्टेबल है, दोनों ही मेरा स्टेबल दोनों ही स्ट्रक्चर है मेरे। अगर एक चीज देखी जाए तो ये भी मेरे पास स्टेबल चीज है और ये भी स्टेबल है। ठीक है, अब मैं देखूं कि यार भाई स्टेबिलिटी मेरे पास, स्टेबिलिटी के साथ साथ मुझे ये भी पता लग रहा है कि क्या कहते हैं, अगर मैं देखूं, अगर मैं चीज इसको गौर से देखूं तो स्टेबिलिटी अगर मैं चेक करूं, दोनों स्टेबल है मेरे पास। ठीक है, तो डिफरेंस क्या है फिर, डिफरेंस ये है कि अगर मैं देखूं यार, अगर मैं इस लोड को, अगर मैं इस बीम पर लोड लगाता हूं तो ये बीम कुछ ऐसे डिक्लेयर करेगी। क्लियर पॉइंट? अगर इस बीम पर अगर मैं लोड लगाता हूं तो ये बीम कुछ ऐसे डिक्लेयर करेगी। ठीक है, तो अगर इसके नीचे यहां पर कोई डिफ्लेक्शन है डेल्टा 1 और यहां पर डिफ्लेक्शन है डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 जो हमेशा ग्रेटर होगा डेल्टा 2 से, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोडिंग। मतलब लोडिंग होनी है, दोनों में सेम लोडिंग अगर है तो डेल्टा 1 हमेशा ज्यादा होगा डेल्टा 2 से। तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि ये वाली जो बीम है, ये जो बीम है वो मेरी ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। ठीक है, मतलब कहने का मेरा मतलब है कि मेरे को यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो कम मिल रहा है एज कम्पेयर टू दिस, एज कम्पेयर टू इस वाले पोर्शन में। यहाँ पर डेल्टा 1, यहाँ पर डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 इज ग्रेटर देन डेल्टा 2, तो मतलब ये वाली जो बीम है वो मेरी ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है? फिर अगर मैं एक और चीज देखूं यहाँ पर, अगर मैं एक और चीज देखूं, अगर मैं देखूं कि सपोज
इस बीम में अगर मेरे पास ये लोडिंग है, डिटरमिनेट बीम है, अगर सब लेट अस सपोज ये सपोर्ट मेरे पास फेल हो जाता है, लेट अस सपोज ये सपोर्ट मेरे पास फेल हो जाता है, ठीक है, सपोर्ट फेलियर, ठीक है, सपोर्ट फेलियर अगर इस बीम का हो गया तो इसमें कोलैप्स देखने को मिलेगा, मुझको एक रिजिड बॉडी रोटेशन मिलेगा देखने को, ठीक है, ये कुछ ऐसे जाएगा लोडिंग इसका, तो ये एक सडन कोलैप्स होगा इसमें, ठीक है, क्योंकि लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है यार, ये जो लोड आ रहा है ये सडनली नीचे चलेगा, इसको यहाँ पे कोई लोड ये इसके अबाउट रोटेट कर जाएगा, इस पॉइंट के अबाउट ये चीज रोटेट कर देगी, कुछ रेजिस्टेंस नहीं है इसके पास, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपको मिलेगा एक सडन फेलियर मिलने के चांसेस है विदाउट एनी वार्निंग, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लोड डिस्ट्रीब्यूट कहीं पे हो नहीं रहा है। अब अगर हम इस चीज पर आते हैं, इस चीज पर अगर हम देखें यहाँ पर, लेट अस सपोर्ट ये सपोर्ट फेल हो गया, सपोर्ट फेलियर, ठीक है, सपोर्ट फेलियर हो गया, ये हमारा लोडिंग है, अगर ये सपोर्ट फेल भी हो जाता है, ये अगर ये सपोर्ट मेरा फेल भी हो जाता है, तो भी ये वाला जो पोर्शन है ये मेरा स्टेबल रहेगा, ये बीम कुछ ऐसा डिक्लेयर कर देंगे, ठीक है, मतलब इसका जो भी लोड है, इसमें जो भी वर्टिकल लोड आ रहा है वो पूरा का पूरा यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड हो जाएगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लोड, ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर हमारा जो है, हमारा जो इस सपोर्ट का जो लोड है वो इस पर रिडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, इस पर रिडिस्ट्रीब्यूशन है, तो इंटरडिपेंडेंट स्ट्रक्चर में आपका होता क्या है कि अगर आपका कहीं पर कोई सपोर्ट अगर कोलैप्स भी कर रहा है तो चांस तो वो लोड जो है वो आपका नियर बाय सपोर्ट्स में रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको सडन कोलैप्स देखने को मिलेगा जैसा आपको डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में, क्योंकि डिटरमिनेट स्ट्रक्चर जो होता है वो आपका जस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड है चीजें उतनी ही उसमें प्रोवाइडेड है, तो अगर एक भी चीज अगर हट गई वहां से, एक भी रिएक्शन फोर्स अगर हट गया सपोर्ट, तो वो चीज फेल हो जाएगी, ठीक है, तो ये भी एक डिफरेंस आता है, ये भी एक एडवांटेज है डिटरमिनेट स्ट्रक्चर और डिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स का, ठीक है, कि यहाँ पर आपको लोड डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, जहां जिसकी वजह से जो आपके फेलियर्स जो होते हैं वो आपके कोलैप्स मतलब सडन फेलियर्स आपके चांसेस होने, सडन फेलियर चांसेस होने के कम है, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए। और फिर एक और पॉइंट है यार इसमें डिटरमिनेट और डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में, अगर आप लोग देखें कि इसमें जो टेम्परेचर जो स्ट्रेसेस हैं, टेम्परेचर स्ट्रेसेस और सपोर्ट सेटलमेंट के जो भी स्ट्रेसेस हैं वो इसमें जनरेट होते हैं डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में, क्योंकि बॉडी जो होती है वो रिक्वायर्ड मूवमेंट अलाउ नहीं करती है, ठीक है, लेट अस सपोज अगर हम लोग देखें एक बीम, अगर हम लोग देखते हैं ये हमारी सिंपली सपोर्टेड बीम है, ठीक है, अगर मैं इसमें टेम्परेचर का राइज करता हूँ T1, अगर मैं इसमें टेम्परेचर एक राइज करता हूँ T1 का, अगर मैं राइज करता हूँ यहाँ पे यूनिफॉर्मली T1 इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, T1 राइज, ठीक है, तो चांसेस है कि ये इसमें कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगा, ठीक है, इस चीज में कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक जो यूनिफॉर्म इंक्रीज है, ठीक है, दिस इज यूनिफॉर्म इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, यूनिफॉर्म इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर यूनिफॉर्म इंक्रीज है टेम्परेचर का, तो ये सपोर्ट रिएक्शन इसको रेजिस्ट नहीं कर रही है, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं कि ये बीम जो है इस डायरेक्शन में एक्सटेंड हो जाए, मतलब कोई इसमें टेम्परेचर स्ट्रेस नहीं जनरेट होगा, ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर यूनिफॉर्मली इंक्रीज है, ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन टेम्परेचर वेरी कर रहा है, यहाँ पर जो भी है वो यूनिफॉर्म इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर का, ठीक है, इसलिए यहाँ पर जनरली मुझे कोई टेम्परेचर स्ट्रेस नहीं मिलेगा, बट अगर ये अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन हो रहा होता तब ये मुझे कुछ ना कुछ टेम्परेचर इसमें दिखने को मिलता, क्लियर है, ठीक है पॉइंट, तो यहाँ पर जो है यूनिफॉर्म इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है अक्रॉस डेप्थ, तो यहाँ पर ये जो बीम है ये आगे को मूव करना चाहिए, इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है, तो ये चीज है जो इजीली आगे को एक्सटेंड हो जाएगी, ठीक है, और सिमिलरली अगर मैं करूं, ठीक है, यहाँ पे भी अगर मैं डेल्टा टी का इंक्रीज करूं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके स्ट्रेसेस जनरेट होंगे, क्योंकि इस फ्री मूवमेंट को रोकने के लिए यहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है, ठीक है, इस फ्री मूवमेंट को रोकने के लिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है वो उसको रेजिस्ट करेगी, तो यहाँ पर जनरली आपका टेम्परेचर स्ट्रेसेस आपके इंक्रीज आपको मिलेंगे, ठीक है, सिमिलरली सपोर्ट सेटलमेंट का भी, अगर ये सपोर्ट अगर सेटल करता है तो ये रिजिड बॉडी रोटेशन होगा, ठीक है नहीं, अगर ये सपोर्ट अगर आपका सेटल करता है, सपोज अगर हम इस पोर्शन में आते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग आते हैं, इस पॉइंट पर आते हैं, अगर ये सपोर्ट आपका सेटल कर दिया तो आपको रिजिड बॉडी रोटेशन मिलेगा, सिमिलरली अगर यहाँ पर अगर कोई सपोर्ट आपका सेटल करता है, अनइवन सेटलमेंट होती है, तो वो आपको रिजिड बॉडी रोटेशन नहीं मिलेगा, वो आपको मिलेगा एक आपको रिजिड बॉडी रोटेशन नहीं होगा, उस सेटलमेंट की वजह से इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स में जो भी आप होते हैं आपके स्ट्रेसेस आप पे जनरेट होंगे, ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये चीज हो गई, ठीक है, तो यार अगर और मतलब आपको एक और चीज समझने वाली है इसमें कि डिग्री कितना आपका स्ट्रक्चर जो कितना स्टेप है, सपोज अगर मेरे पास ये भी एक इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, दिस इज
ठीक है, ये भी एक मेरे पास इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये भी मेरे पास एक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है, दोनों ही स्टैटिक इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, दोनों ही में ही रिएक्शन जो है नंबर ऑफ रिएक्शंस है वो ज्यादा है, ठीक है, इक्विलिब्रियम इक्वेशन से एक्शनल रिएक्शन है वो ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूं ये जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 3 फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पर 1 फिक्स सपोर्ट है, 2 हिंज सपोर्ट है, तो ये वाला जो पोर्शन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो वाला जो स्ट्रक्चर है वो आपका मोर स्टिफ होगा ज्यादा, मोर स्टिफ, ठीक है, एज कम्पेयर टू दिस। क्लियर है पॉइंट? यहाँ पर जो भी लोड लगेगा, यहाँ पर अगर हम लोड लगाएं, इस पॉइंट पर अगर हम लोड लगाते हैं, तो यहाँ पर हमको अगर लेट सपोज को सोए देखने को मिल रहा है इस पॉइंट पर, ठीक है, इसकी वैल्यू है डेल्टा 1। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसकी वैल्यू डेल्टा 2, तो डेल्टा 1 जो होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा डेल्टा 2 के, क्योंकि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन ज्यादा स्टिफ है एज कम्पेयर टू दिस। बट यहाँ पर क्या है चीज, अगर हम लोग यहाँ पर जो फाउंडेशन होगी, जो भी इसके नीचे पे जो भी फाउंडेशन होगी, उसमें मूवमेंट का डिजाइन भी आना इंक्लूडिंग होना होगा, ठीक है, यहाँ पर भी जो फाउंडेशन होगी उस पर भी मूवमेंट आएगा, यहाँ पर भी जो फाउंडेशन होगी उस पर भी मूवमेंट आएगा, लेकिन इस पर नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी फाउंडेशन जो क्रिएट होंगी, जो भी फाउंडेशन होगी उसके लिए आपको मूवमेंट को भी कंसीडर करना है, तो जो फाउंडेशन होगी यहाँ पर अनइकोनॉमिकल होगी, अनइकोनॉमिकल क्यों, क्योंकि वहाँ पे मूवमेंट भी डिजाइन, मूवमेंट भी कंसीडरेशन में आ रहा है, ठीक है। बट उसका फायदा आपको यहाँ पे मिल रहा है कि आपको जो लिटरल फोर्सेस जो आपको लग रहे हैं यहाँ पे लिटरल डायरेक्शन, उनसे आपको जो डिफ्लेक्शन मिल रहा है वो कम है, तो विंड फोर्सेस के लिए बेटर रिडिस्ट्रीब्यूशन ये चीज है आपकी, ठीक है। विंड फोर्सेस लिटरल फोर्सेस में ये आपको जो होगा वो बेटर स्टेबिलिटी देगा एज कम्पेयर टू दिस, ये भी स्टेबल रहेगा बट ये आपको बेटर स्टेबिलिटी देगा। बट यहाँ पर जो आपके फाउंडेशन डिजाइन है वो आपके थोड़े अनइकोनॉमिकल हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको मूवमेंट आएगा फाउंडेशन पर, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इस फाउंडेशन में आएगा, इस पर और इस पर नहीं आएगा, क्लियर है पॉइंट। बट वहां पर जो आपके लिटरल रिफ्लेक्शंस होंगे वो आपके ज्यादा होंगे, ठीक है। तो ये चीज है आपका बेसिकली एक डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो ध्यान रखना डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, क्या यूज है उसका, ये कंप्लीटली डिजाइनर के पास ऑप्शन है कि उसको क्या चूज करना है, उसको इंडिटर्मिनेट करना, डिटर्मिनेट करना। बट जनरली हम लोग जितना भी हम एग्जांपल देखते हैं आजकल, वो सारे इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के ही एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं, जो भी हम फील्ड लाइफ में जो भी सिविल स्ट्रक्चर देख रहे हैं वहां पे इंडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर ही दिखते हैं हम लोगों को। पर जहाँ पे आपको टेम्परेचर स्ट्रेसेस वगैरह थोड़े ज्यादा हो रहे हैं, जैसे ब्रिज ब्रिज वगैरह में मतलब अगर है, तो वहां पर हम लोग डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स का यूज कर सकते हैं, लाइक 3 जार, ठीक है। तो ये एडवांटेज है आपका डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में, क्या एडवांटेज है क्या ड्रॉबैक्स है वो चीज हम लोग अच्छे से थोड़ा डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी हम लोग को डिस्कस करना है कि यार अगर हमारे पास डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर को तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। 3 इक्विलिब्रियम इक्वेशंस हैं और 3 अननोन, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग सारी भी पूरे स्ट्रक्चर या फ्रेम जिसको भी हमको एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। पर जहां पर इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर अगर आ जाता है, इनडिटर्मिनेट अगर आ गया स्ट्रक्चर, तो इनडिटर्मिनेसी का मतलब है कि इक्विलिब्रियम इक्वेशन से मेरा काम नहीं बनने वाला है, ठीक है। तो मुझको कुछ अदर मेथड्स मेरे को देखने पड़ेंगे, क्योंकि मुझको एनालिसिस तो करना है स्ट्रक्चर का या किसी बीम का या फ्रेम का, वो तो मेरे को करना है, तो उसके लिए मुझको कुछ एक्स्ट्रा इक्वेशन मेरे को चाहिए होंगी, उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो उसी चीज को हम लोग अब स्टडी करेंगे, एनालिसिस ऑफ इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। डिटरमिनेट स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली, ठीक है, जो भी उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे हैं हम लोगों ने, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इसमें भी हम लोग पहले पिन जॉइंट स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग रिजिड जॉइंट स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग अब आप देखते हैं कि इस चीज को, जो एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, हम उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग आते हैं प्रॉब्लम्स को। ठीक है, तो यार एनालिसिस ऑफ इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं फोर्स मेथड, फोर्स मेथड और कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन मेथड, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कॉन्सेप्ट सारे आपके यहाँ पे वर्चुअल लोड जो हमने पढ़ा था वही वाले कॉन्सेप्ट यूज होने वाले हैं मैक्सिमम, तो वो चीज आप लोगों को अच्छे से देखनी है, देखनी है, समझनी है, ठीक है। तो अगर हम फोर्स मेथड और कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन की बात करें यार, तो इस फोर्स मेथड मेरा कहने का मतलब है यहाँ पर हम लोग जो अननोन फोर्सेस हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है, जो भी हम रिडंडेंट फोर्सेस हम लोग रखेंगे। रिडंडेंट फोर्सेस का मतलब होता है बेसिकली जो फोर्सेस हम फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। अभी लेट अस सपोज
और हमको रिडंडेंट फोर्सेस हमको ऐसे चूज करने, क्योंकि किसी भी सिस्टम में आपके रिडंडेंट फोर्सेस हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। अब हमको वो ऐसे चूज करने कि उनको हटाने से हमारे स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर वो फोर्सेस नहीं भी हैं तो भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहना है। मेरे पॉइंट के लिए अगर हम लोग देखें, अगर ये हमारा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यहाँ पर ये हमारा एक स्ट्रक्चर हो गया। तो यार यहाँ पर अगर मैं सिर्फ वर्टिकल लोडिंग कंसीडर कर रहा हूँ एक बार, तो यहाँ पर एक वर्टिकल फोर्स मिलेगा, एक मेरे को मूवमेंट मिलेगा, ओनली वर्टिकल लोडिंग, ठीक है, ओनली वर्टिकल लोडिंग। क्लियर है? और यहाँ पर एक यहाँ वर्टिकल लोडिंग प्लस हॉरिजॉन्टल लोडिंग, बोथ हॉरिजॉन्टल लोडिंग, ठीक है। और यहाँ पे 3 रिएक्शन है, यहाँ पर 1 रिएक्शन है, तो रिडंडेंसी कितनी है इसकी? 1 है, ठीक है। रिडंडेंसी 1 कहने का मेरा मतलब है कि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी ब्रेक कर सकता हूँ ना, इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब है कि मैंने क्या किया, इस सिंपली बीम को मैंने 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ पे लोड मेरा लग रहा है, जबकि ये फ्री एंड है, फिर मैंने दूसरे केस में क्या किया कि मैंने फ्री एंड पर एक लोड लगा दिया। इन दोनों का जो भी इफेक्ट आएगा यार वो सेम ही होगा इसके, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब कहने का मेरा मतलब है कि इस पार्ट यहाँ पर हम लोग देखें, इस दोनों पोर्शन, इस दोनों जो स्ट्रक्चर जो हमने जो कंसीडर किए हैं दोनों को, अगर एक बार हमने इस लोड को यहाँ से हटा दिया, दूसरी बार में हमने एंड पर एक सपोर्ट लगाया है, तो इन दोनों का जो भी इफेक्ट आएगा वो सिमिलर होगा इस स्ट्रक्चर के, ठीक है। यहाँ पर जो भी हमने रिडंडेंट फोर्स कंसीडर किया है आरसी, हमने यहाँ पर ये हमारा रिडंडेंट फोर्स है, ठीक है। रिडंडेंट फोर्स हमको ऐसा चूज करना है कि हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल रहे। यहाँ पर एक देखेंगे कि हमने अगर रिडंडेंट फोर्स को अगर हम इस सिस्टम से हटा भी दें तो भी हमारा जो स्ट्रक्चर है वो आप देख रहे हैं स्टेबल है, क्योंकि ये फिक्स एंड है, यहाँ पर स्टेबल चीज है, ठीक है। अगर मैं इस चीज को वैसे रिप्लेस कर दूं, सपोज लेट अस सपोज ठीक है। कहने का मतलब है कि ये मेरा फिक्स एंड है, बट यहाँ पर मेरे को, अगर मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल एचए को रिडंडेंट मान लिया, ये मेरा रिडंडेंट फोर्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस एचए को हटाता हूँ तो मेरा जो स्ट्रक्चर है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, स्टेबल नहीं रहेगा, तो मैं इस चीज को मैं रिडंडेंट मान नहीं सकता, ठीक है। मतलब तो मेरे को फोर्स ऐसा चूज करना है जिसकी मदद से मेरा जो भी स्ट्रक्चर है वो मेरा स्टेबल रहे, ठीक है। ओके, तो कहने का मेरा मतलब है कि यार रिडंडेंट मतलब बेसिकली हमको क्या करना है, हमको बेसिकली चूज करने पड़ते हैं कि हमको रिडंडेंट फोर्स कौन सा लेना है, ठीक है। तो वो हमको ऐसा चूज करना है कि यार कि जो भी हमारा जो, अगर हम उस रिडंडेंट फोर्स को हटाते भी हैं तो भी हमारा स्ट्रक्चर जो है वो स्टेबल रहना है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम इस चीज को रिडंडेंट फोर्स नहीं ले सकते, हमको कोई दूसरा फोर्स कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो है फोर्सेस का एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। फोर्सेस, रिडंडेंट फोर्सेस हमारे अननोन है, तो अननोन हमको फोर्सेस फाइंड कर रहे हैं, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं फोर्स मेथड, ठीक है। इसीलिए हम टू फाइंड अननोन रिडंडेंट फोर्स, टू फाइंड अननोन रिडंडेंट फोर्स, ठीक है। तो ये चीज होगी कि हम इसे फोर्स मेथड क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे जो मेजर है रिडंडेंट रिएक्शंस हमको उनको फाइंड करना है जो कि हमारे रिडंडेंट फोर्सेस है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे आते हैं हमारे भाई कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन भी बोल रहे हैं इस चीज को। कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन का मेरा मतलब है कि आपको जो डिफॉर्मेशन मिल रही है रिडंडेंट के करस्पॉन्ड, रिडंडेंट फोर्स के करस्पॉन्ड जो भी डिफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आपके क्या कहते हैं, इस कंस्ट्रेंट के लिए कंस्ट्रेंट के साथ इक्विवेलेंट होनी चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। सपोज कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कुछ ऐसे डिफ्लेक्शन मिल रहा होगा मेरे को डेल्टा 1, ठीक है। इस पॉइंट पर ये ऐसा डिफ्लेक्शन मेरे को मिल रहा होगा डेल्टा 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन कंडीशंस हैं आपकी डिफ्लेक्शन वो है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 इक्वल्स टू 0। तो ये पार्ट आता है आपका कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन में,
ठीक है, कि इस रिडंडेंट पोर्शन में जो भी रिएक्शन, जो भी आपको डिफ्लेक्शन मिलना है वो आपको जीरो मिलना है, क्योंकि यहाँ पर वर्टिकल डिफ्लेक्शन मेरा अलाउड नहीं है। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, तो ये सब कुछ कंडीशंस हैं जो हम लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है, कि कैसे हमको कौन सा, पहले तो रिडंडेंट फोर्सेस, हमको रिडंडेंट फोर्सेस हमें कौन सी चूज करनी है, हमें वो चूज करनी है जिसके लिए हमारा जो स्ट्रक्चर है वो हमारा स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमको एक कंपेयर, ये कंडीशन, डिफॉर्मेशन कंडीशंस हमको कहाँ मिल रही है, कहाँ पर ऐसी कंडीशन मिल रही है, ठीक है, वो चीज भी हम लोगों को देखनी है। तो ये चीज, तो यही हमारा फोर्स मेथड है। ठीक है, और अगर हम लोग देखें, इसके बाद हम इसमें सबसे पहला टॉपिक आते हैं कि एनालिसिस ऑफ ट्रसेस। हम लोग एक बार देखते हैं कि पिन जॉइंट ट्रसेस हम लोग कैसे एनालाइज करते हैं। ठीक है, तो यार अगर मैं ट्रसेस के लिए बोलूं, ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूं, अगर हमारे पास दो, लेट अस सपोज हमारे पास दो ट्रसेस हैं, लेट अस सपोज एक ट्रस है हमारे पास, ठीक है, अभी ये जो ट्रस है ये आपको डिटरमिनेट ट्रस है। ठीक है, डिटरमिनेट ट्रस है। ठीक है, ये आपका डिटरमिनेट क्यों बोल रहे हैं भाई हम इसको? डिटरमिनेट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर एक रिएक्शन है, दो, यहाँ पर एक रिएक्शन, तीन एक्सटर्नल रिएक्शन, तीन इक्विलिब्रियम इक्वेशन, और मेंबर्स भी आपके सफिशिएंट है, हर जगह पे ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये आपका जो कि डिटरमिनेट ट्रस हो गया, इसको हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। हम कुछ एनालिसिस, मतलब फोर्स मेथड कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, इसको हम सिर्फ जॉइंट इक्विलिब्रियम की इक्वेशन से ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके एनालिसिस में हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, प्रॉब्लम आती है यार जब मैं, अगर यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा मेंबर और लगा दूं, ठीक है, तो ये जो चीज बन गई मेरी, वो इंडिटरमिनेट बन गई। इनडिटरमिनेट बोलने का मेरा मतलब है कि ये चीज ओवरस्टेप हो गई, हो चुकी है। ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए हमें जितना मेंबर रिक्वायर्ड है उससे एक मेंबर हमारे पास ज्यादा है। तो अब इस चीज का जो एनालिसिस है वो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है हमको। ठीक है, तो यहाँ पर भी अगर मैं देखूं, यहाँ पर भी अगर मैं चीज देखूं, ठीक है, तो ये भी मेरा अनडिटरमिनेट हो गया। ठीक है, अभी हमको देखना है कि यार हमको फोर्सेस हमको कैसे चूज करने हैं, कि जो हमारा जो स्ट्रक्चर है, मतलब अगर हमको एनालिसिस करना है इसका, तो हमको पहले इसको इसमें रिडंडेंट फोर्सेस हमें डिसाइड करने हैं कि हम रिडंडेंट फोर्स कौन से लेने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम रिडंडेंट फोर्सेस को हम हटाते हैं तो हमारा स्ट्रक्चर स्टेबल भी रहना चाहिए, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद हम लोग एनालिसिस कैसे करते हैं वो चीज देखते हैं। ठीक है, हमारे पास कुछ ऐसा ट्रस है यार। ठीक है, एक और ले लेते हैं नंबर। ठीक है, हमारे पास ये ट्रस है। अब ये इंडिटरमिनेट ट्रस है, एक रिएक्शन यहाँ पर, एक रिएक्शन यहाँ पर, एक रिएक्शन, एक रिएक्शन, तो दो एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं। ठीक है, दो एक्स्ट्रा रिएक्शंस हैं, और एक कितना है यहाँ पर, दो नहीं, सॉरी, एक एक्स्ट्रा रिएक्शन है यहाँ पर, वन एक्स्ट्रा रिएक्शन, और वन एक्स्ट्रा एक्सटर्नल रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पर आप देखिए एक मेंबर यहाँ पर एक्स्ट्रा है और एक मेंबर ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो दो एक्स्ट्रा मेंबर्स भी हैं मेरे पास, दो एक्स्ट्रा मेंबर्स। तो मतलब कहने का मेरा मतलब है कि रिडंडेंट फोर्सेस यहाँ पर मेरे पास तीन है। ठीक है, अब यार मेरे को, अब वो रिडंडेंट फोर्सेस मेरे को ऐसे चूज करनी है कि अगर मैं उन रिडंडेंट फोर्सेस को हटाता हूँ स्ट्रक्चर में से, तीनों को अगर मैं हटा दूं, तो मेरा जो स्ट्रक्चर है वो मेरा स्टेबल रहना चाहिए। ठीक है, इंटरनली स्टेबल भी रहना चाहिए और एक्सटर्नली स्टेबल भी रहना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने क्या किया, मैंने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, और ये यहाँ पर कुछ लोड लग रहा है। सबसे पहला काम मैंने क्या किया कि मैंने इसको स्टेबल कर लिया, मतलब इसको डिटरमिनेट बना दिया। ये मेरा, मैंने एक, ठीक है, मैंने ऐसा कुछ ट्रस बना लिया, ये मेरा जो होगा वो डिटरमिनेट होगा। ठीक है,
डिटरमिनेंट है मेरा, क्लियर है? ये जो चीज है ये जो है मेरा डिटरमिनेंट ट्रस है, डिटरमिनेंट ट्रस है मेरा। तो अगर मैं देखूं यार, अगर मैं इस चीज को देखूं कि यहाँ पर जो मेरे पास यहाँ पर मेरे पास लोड लग रहे हैं, ठीक है, और इसको मैं अगर थोड़ा सा और एक्सटेंड करूं, यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन फोर्स यहाँ से हटाया है और दो मैंने मेंबर फोर्सेस हटा दी, तो मेरा कंप्लीट डिटरमिनेंट स्ट्रक्चर बन चुका है, ठीक है। और अभी मैं इसको ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। पहले में मैंने सिर्फ वर्टिकल लोड ली, अभी मैं सिर्फ एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगा रहा हूँ इसकी वजह से, ठीक है। फिर मैं क्या कर रहा हूँ, तभी अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्ट्रक्चर है डिटरमिनेंट है। मैंने यहाँ पर क्या किया, एक अलग से रिडंडेंट फोर्स लगा दिया है, ठीक है, क्योंकि रिडंडेंट फोर्स को मेरे को सिस्टम में तो रखना ही है ना यार, मैं उसको कंप्लीट एलिमिनेट तो नहीं कर सकता हूँ सिस्टम से, उसकी वजह से क्या इफेक्ट आ रहा है वो चीज तो मेरे को देखनी है, ठीक है। ये चीज हो गई। नेक्स्ट जो आते हैं हम लोग, नेक्स्ट हम लोग ने क्या किया, फोर्स यहां से लगा दिया P1 P1, ये चीज है, क्योंकि इस रिडंडेंट मेंबर पे कुछ ना कुछ फोर्सेस रहेगी। अब मैंने उसका इफेक्ट दिखा दिया, उसका इफेक्ट क्या स्ट्रक्चर में पड़ेगा वो भी मुझे जरूरत है, ठीक है। प्लस प्लस अगर मैं करूं यहां पर, ये हो गया मेरा P2 के कारण इफेक्ट, ठीक है। तो मैं आप देखेंगे यार कि मैंने जो रिडंडेंट फोर्सेस जो मैंने चूज किए हैं वो, एक तो स्ट्रक्चर मेरा कहीं पर भी अनस्टेबल नहीं है। आप चाहे ये कंडीशन लो, ये लो, चाहे कोई भी कंडीशन लो, स्ट्रक्चर मेरा कहीं पर भी अनस्टेबल नहीं है। ट्रायंगल मेरे हर जगह फॉर्म हो रहे हैं और सफिशिएंट मेरे को रिएक्शंस जो है सपोर्ट कर वो मेरे को हर जगह पे मिल रही है, ठीक है। तो ये मैंने जो रिडंडेंट फोर्सेस जो मैंने चूज किए हैं वो मैंने एक रिडंडेंट फोर्स मैंने P1 किया है, एक P2 किया है और एक यहाँ पर मैंने एक सपोर्ट रिएक्शन किया है, ठीक है। ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपने दो रिडंडेंट एक ही मेंबर से एक ही जगह से आपने दो मेंबर निकाल दिए। अगर आप इसको भी रिडंडेंट कंसीडर करो, इसको भी रिडंडेंट कंसीडर करो, तो तो आपको दोनों चीज हटानी पड़ेगी, तो कंडीशन हमारी ऐसी बन जाएगी इस केस में ऐसा। तो अगर ऐसी कंडीशन बन गई तो ये पोर्शन तो मेरा अनस्टेबल हो गया ना यार, ये अनस्टेबल है इंटरनली, तो ये चीज नहीं होनी है, ठीक है। तो मेरे को जो रिडंडेंट रिएक्शंस जो मेरे को सिलेक्ट करने हैं यार, वो ऐसे करने की मेरा स्ट्रक्चर जो है वो मेरा स्टेबल रहे। बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये चीज आपको क्लियर होनी जरूरी चाहिए, ठीक है, क्लियर होनी अभी ये जरूरी है, तो ठीक है। तो ये चीज हो गई मेरी, तो इन सब का जो भी इफेक्ट होगा, इन सब का जो भी इफेक्ट होगा वो इक्विवेलेंट होगा इसके, ठीक है। ये जो इनका जो इफेक्ट होगा वो इक्विवेलेंट होगा, इन दोनों इक्विवेलेंट है, क्लियर है पॉइंट। तो अभी हम लोग देखते हैं यार कि हमको अगर इसका एनालिसिस करना है तो कैसे करना है, ठीक है। सबको हमको एक कंडीशन चाहिए कि मतलब कैसे हम लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यार मैं सबसे पहले मैं क्या लिखता हूँ, मैंने क्या किया है यहाँ पर, मैंने इस को लेटर सपोज मैं लिखता हूँ जे कोऑर्डिनेट, जे मैं डायरेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैं एक कोऑर्डिनेट और कंसीडर कर रहा हूँ 1, ठीक है। एक कोऑर्डिनेट में यहाँ पर कंसीडर कर रहा हूँ 2। अच्छा, मैं इसको कोऑर्डिनेट क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट है, मतलब ये जो पोर्शन है, मतलब यहाँ पर जो भी मैं डिस्प्लेसमेंट कंसीडर करूंगा, डिस्प्लेसमेंट एलिमेंट को लगाऊंगा, वो मैं इस डायरेक्शन के लॉन्ग लगाऊंगा, ठीक है। तो मैंने इसको एज्यूम के लिए मान लिया कि भाई ये मेरा जे जॉइंट है, इस पर कोऑर्डिनेट की डायरेक्शन मेरी ये है, ठीक है। दूसरे केस में मैंने क्या किया, यहाँ पर जो मेरा कोऑर्डिनेट का डायरेक्शन दिया मैंने वो उसको ऐसे लिया, क्योंकि यहाँ पर मेरे को मतलब है कि ये जो जॉइंट्स हैं ये रिलेटिवली कैसे अपने आप पास आ रहे हैं, दूर जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको भी कंसीडर किया है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है।
मतलब मेरे को मतलब है क्योंकि जो मैंने यहाँ पे रिडंडेंट फोर्सेस के जो भी मैंने कट इसको रिडंडेंट बनाया है, जिसको कट लगाया है, जो भी मैंने मेंबर को स्ट्रक्चर को रिलीज किया, यहाँ पर भी कुछ फोर्स रिलीज हो रहा है, यहाँ पर भी कुछ फोर्स रिलीज हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने एक कट लगाया है यहाँ पर, ठीक है, एक्चुअल फोर्स को मैंने रिलीज किया है, तो फोर्स जो लग रहा है वो कुछ इस जॉइंट को आपस में लाना चाहेगा, ठीक है, इसलिए मैंने इसको कंप्लीट, इसको भी 1 लिखा है, इसको भी 1 लिखा है, यहाँ पर भी मैंने 2 लिखा है इसको, क्योंकि ये जो पोर्शन है ये दोनों आपस में आना चाहिए, आपस में आना चाहेंगे कि या तो दूर जाना चाहिए, बट अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये जो कॉर्डिनेट्स है ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये मतलब है इस चीज का, ठीक है, कि मैंने इसको भी कोऑर्डिनेट 2 लिया, इसको 1 लिया, कहने का मेरा मतलब है कि अगर मेरे पास ये ट्रस, ये जो जॉइंट है, ये कुछ ये ऐसे मूव कर रहा है, तो फोर्स इस जॉइंट पर ऐसे लगा, तो ये दोनों जॉइंट्स आपस में मूव करना चाहेंगे, तो इसलिए मैंने इसको कोऑर्डिनेट 1 ले लिया, ठीक है, मतलब इसके जॉइंट के रिस्पेक्ट में दोनों रिलेटिवली कैसे मूव कर रहे हैं, क्लियर है पॉइंट। तो यार मैंने क्या किया, अभी मेरे पास जो स्ट्रक्चर था, ठीक है, यहाँ पर मेरे पास स्ट्रक्चर था ये चीज, अभी मेरे को कैलकुलेट करना है यार, लेट अस सपोज मैं कैलकुलेट करता हूँ कि मेरे को कैसे रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ यार, मैं जे कोऑर्डिनेट लेता हूँ, जे जॉइंट लिया मैंने, लेट अस सपोज जे, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोऑर्डिनेट का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा, यूनिट लोड इस डायरेक्शन में अप्लाई करूंगा, ठीक है, तो अगर मैं देखूं, मैं डेल्टा जे पर अगर मैं देखूं यार, डेल्टा जे पर अगर मैं डिफ्लेक्शन देखूं, टोटल डिफ्लेक्शन, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, डेल्टा जे पर जो डिफ्लेक्शन आएगी वो आएगी सबसे पहले तो लोड की वजह से, ठीक है, जब मैंने इसको स्ट्रक्चर को मैंने फ्री स्ट्रक्चर बनाया, स्टेबल स्ट्रक्चर बनाया, तो उसमें लोड लग रहा है, तो इस लोड की वजह से ये पोर्शन जो है, ये जॉइंट, ये कुछ किसी भी डायरेक्शन मूव कर सकता है, या तो इस डायरेक्शन मूव कर सकता है या इस डायरेक्शन मूव कर सकता है, डायरेक्शन से अभी हमें मतलब नहीं है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा वो पता लग जाएगा, ठीक है, तो वो या तो यहाँ मूव कर सकता है या यहाँ मूव कर सकता है, ठीक है, तो डेल्टा जे, लेट अस सपोज हम मान रहे हैं कि भाई ये इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, ठीक है, तो डेल्टा जे जो होगा, डेल्टा जे इक्वल्स टू होगा डेल्टा जे ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, बोल सकते हैं इसको, ओके, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है, तो ये चीज मेरी कवर हो गई, इसकी इस लोड का इफेक्ट इस जॉइंट पर हो चुका है, ठीक है, अभी मैं देख रहा हूं यार कि मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लोड लगा दिया, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन मैंने लगा दी, क्योंकि भाई ये रिडंडेंट फोर्स है, ठीक है, तो इसको मैंने ले लिया, लेट अस सपोज मैंने इसको ले लिया, पीजे ले लेते हैं इसको, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल फोर्स को पीजे ले लेते हैं, पीजे पर ऐड कर रही है ना, तो पीजे ले लिया इसको, ठीक है, तो अगर ये कोऑर्डिनेट, अगर ये इस पॉइंट पर ऐड कर रही है, अगर ये इस पॉइंट पर ऐड कर रही है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, मैं क्या लिख सकता हूँ इस फील्ड को, अगर मेरे को इस लोड के कारण किसी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्चुअल लोड का मेथड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, डिफ्लेक्शन एट 1 ड्यू टू यूनिट लोड एट 1 इनटू पीजे, लिख सकते हैं ना यार, जे कोऑर्डिनेट पे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्लस अगर हम ये चीज लिखें, ठीक है, प्लस अगर हम लोगों ने ये भी देख लिया, तो ये भी हमारा क्लियर हो चुका है, ये फोर्स भी हमारा, ये भी क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ, अभी देखेंगे ये चीजें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक बार देखेंगे, ठीक है, उसके बाद हमको देखना है कि भाई अब इसके कारण जो इफेक्ट आएगा, इस लोडिंग के कारण जो इफेक्ट आएगा, उसका यहाँ पे हम क्या रोटेशन मिलेगा, यही चीज है, तो कहने का मेरा मतलब है, इसको मैं लिख सकता हूँ भाई रो जे 1 इंटू P1, ये लिख सकते हैं ना यार इसको, ठीक है, यहाँ पर जो लोड लग रहा है, जो वो कौन सा लग रहा है, मेरा P1 लग रहा है, एक्चुअल में P1 लग रहा है, बट है तो इनिशियली मैंने एक्चुअल P1 लग रहा है, तो यूनिट लोड की वजह से यहाँ पर जो भी डिफ्लेक्शन होगा इस पॉइंट पर, उसको मैं P1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, वही मेरा P1 के कारण आएगा, ठीक है, प्लस ये भी हो गया, इस वाले के कारण कितना हो जाएगा भाई, रो जे 2 इंटू P2, यही रहेगा, क्लियर है पॉइंट, ठीक है, तो ये जो हो गया, ये भी हमारा क्लियर हो गया, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, इस चीज में कोई डाउट नहीं रखना है आपको, ध्यान से चीजें देखनी है, ये रो नहीं है, ये बेसिकली डेल्टा है, बार बार थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हूँ, उसको रो बोल दे रहा हूँ, ये डेल्टा है बेसिकली, ठीक है, रो तो आपका ऐसा होता है ना, तो ये बेसिकली आपका डेल्टा है, ठीक है,
तो डेल्टा जे जे इंटू पी जे, ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए अच्छे से कि कैसे क्यों ये चीज हो रही है। फिर से देखते हैं इस चीज को कि इसकी वजह से जो भी डिफ्लेक्शन है, इसकी वजह से जो भी इफेक्ट है वो हमको यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो ये मेरा पूरा वन कोऑर्डिनेट है, पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये अलग कोऑर्डिनेट है ये अलग कोऑर्डिनेट है, एक ही चीज है। क्योंकि रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट में देख रहा हूँ दोनों के बीच में, तो मुझे दोनों चीजें चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया मेरा डेल्टा जे आई पी आई और डेल्टा जे टू पी टू। ठीक है, ओके। ठीक है, अब हम आते हैं यार कि हम डेल्टा जे को कैसे कैलकुलेट करें। ठीक है, अगर हमको इस चीज को कैलकुलेट करना है तो ये भी हमारे पास बहुत सिंपल है यार। हमें इस लोडिंग के कारण यहाँ पर डिफ्लेक्शन निकालना है। तो मैं क्या करूंगा यार, इस पॉइंट पर एक यूनिट लोड लगाऊंगा, ये तो करूंगा। अगर मैंने इस पॉइंट पर यूनिट लोड लगा दिया तो यहाँ पर कितना मिल जाएगा मेरे को, 1 इंटू डेल्टा जे इक्वल टू इस यूनिट लोड की वजह से इन मेंबर पर फोर्सेस। ठीक है, वो जे उसको ले लेता हूं मैं स्मॉल जे, इनटू एक्सटर्नल लोड की वजह से इन मेंबर पर डिफॉर्मेशन, वो कितना हो जाएगा आपका एस एन अपॉन में ए। ठीक है, मैं कांस्टेंट मान रहा हूँ, लेंथ और ए सबका बराबर एज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरी सबके लिए। क्लियर है, तो ये जो हो गया यूनिट लोड एट जे। ठीक है, और ये जो हो गया एक्सटर्नल लोड की वजह से एक्सटर्नल लोड, तो यहां पर मैंने कैलकुलेट कर लिया भाई डेल्टा जे। ठीक है, तो ये जो टर्म आ गई मेरे पास, यहां पर आ गई आपके पास एस जे इंटू स्मॉल एच ए इंटू में एस एल ओवर में ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर पॉइंट। और अगर हम लोग देखें फिर हमारे पास आता है नेक्स्ट टर्म हमारे पास रो जे डेल जे जे। डेल जे जे कहने का मेरा मतलब है कि मुझे इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन चाहिए ड्यू टू यूनिट लोड के कारण। ठीक है, तो यार मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे यूनिट लोड अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर कि यूनिट लोड लगाऊंगा। ठीक है, और उस यूनिट लोड की वजह से मुझे डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एक्चुअली में मेरे पास कंडीशन क्या है, तो मेरे पास यही कंडीशन आ जाएगी वहां से भी, तो यही कंडीशन आने वाली है ना, 1 इंटू रो जे जे इज इक्वल्स टू एस जे इंटू में एस जे इंटू में एल ओवर में ए। यही कंडीशन आएगी। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि यार कि ये जो मेरा डेल्टा जे जे है, ये मेरा एस आई, इसको हम लिख सकते हैं एस जे का स्क्वायर स्मॉल एस जे का स्क्वायर इंटू में एल ओवर में ए। ठीक है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यार मुझे इस पॉइंट पर ही मेरा यूनिट लोड लग रहा है, उसी पॉइंट पर मेरे को डिफ्लेक्शन चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ मेरा टर्म ऐसा बन जाएगा 1 इंटू डेल जे जे। ठीक है, 1 इंटू डेल जे जे। अभी मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो पीजे है वो लेट अस अज्यूम कि वो यूनिट लोड है, वही यूनिट लोड है, तो उसके कारण मेरा डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाएगा भाई, मेरा एस जे इंटू एल ओवर में ए और इंटू में एस जे। यही तो होगा, ये चलो लेट अस सपोज मेरा ये एक्सटर्नल, ये मेरे डिस्प्लेसमेंट हो गया, और ये मेरा क्या हुआ यहाँ पर वर्चुअल लोड हो गया। ठीक है, वर्चुअल इंटरनल लोड, तो ये मेरा हो गया यहाँ पर रियल डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया मेरा यहाँ पर वर्चुअल इंटरनल रिएक्शन। क्लियर है, ये इन टर्म्स ऑफ मैंने आपको वर्क उसकी टर्म्स में समझाया है, क्योंकि वर्चुअल लोड मेथड की टर्म्स में। ठीक है, तो ये चीज भी हमको क्लियर होगी कि भाई डेल जे जो मिल गया वो हमको सॉल्यूशन एस आई स्क्वायर एल अपॉन में ए मिल गया। हर मेंबर की बात हो रही है यहाँ पर, सॉल्यूशन का मतलब है कि मेंबर पर। ठीक है, कौन कौन से मेंबर की इस सिस्टम पे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन से मेंबर है उस चीज की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज भी हमारी कैलकुलेट हो चुकी है। अब बात आती है भाई रो जे वन की। ठीक है, रो जे वन जो है, रो जे वन मतलब डिफ्लेक्शन एट जे ड्यू टू यूनिट लोड एट वन, मतलब रो नहीं सॉरी डेल्टा डेल्टा जे डेल्टा डिफ्लेक्शन एट डेल्टा डिफ्लेक्शन एट जे ड्यू टू यूनिट लोड एट वन। मतलब मैंने यूनिट लोड पर मैं यूनिट लोड लगा रहा हूँ वन पर, उसकी वजह से यहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या होगा, यहाँ पर डिफ्लेक्शन मुझे कैलकुलेट करना है, तो अगेन मुझे यूनिट लोड लगाना पड़ेगा। वो कितना हो जाएगा, फिर से आपको ऐसे 1 इंटू डेल्टा जे आई इज इक्वल्स टू यूनिट लोड की वजह से कितने आएंगे आपके एस आई एस जे इंटू ये हो जाएगा आपका एस वन
इनटू एल ओवर में ए ई, यही इक्वेशन रहेगी आपकी। ठीक है, कहने का मेरा मतलब है ये जो आपके डिस्प्लेसमेंट आ गए, ये आ गए ड्यू टू पी, ड्यू टू यूनिट लोड एट 1। ठीक है, ये भी क्लियर है। सिमिलरली हम लोग डेल्टा J2 भी क्या लिख सकते हैं, ऐसे 1 इंटू डेल्टा J2 इज इक्वल्स टू समीशन एस जे इंटू में S2 इंटू में L ओवर में A। ठीक है, ये भी चीज क्लियर हो गई हमारी। ठीक है, तो ये हमने देखा कि वर्चुअल लोड मेथड का हमने कैसे यूज किया है। जिस पॉइंट पर भी हमको डिफ्लेक्शन निकालना है वहां पर हमको यूनिट लोड अप्लाई कर देना है। ठीक है, यहाँ पर हमें निकालना तो यहाँ पर हमें यूनिट लोड अप्लाई कर लिया। ठीक है, तो ये हमारी जो इक्वेशन बन के आती है, ये पूरी इक्वेशन अगर हम लोग देखें तो ये इक्वेशन है हमारी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जनरली अज्यूम कर लिया कि यार मेरे पास 3 अननोन थे। अब किसी भी क्वेश्चन में आपके कितने भी रिडंडेंट रिएक्शन हो तो वहां पर आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी यार, वो कुछ ऐसे बन जाएगी, डेल्टा जे इज इक्वल्स टू डेल्टा जे ड्यू टू लोड प्लस रो डेल्टा जे जे इनटू में पी जे पी डेल्टा डेल्टा 1 डेल्टा जे 1 इनटू में पी 1 प्लस डेल्टा जे 2 इनटू में पी 2 प्लस डेल्टा जे जे इंटू में पी जे प्लस डेल्टा जे एन इंटू में पी एन। ये तब है जब आपकी एन रिडंडेंट इक्वेशन, जब आपके P1 P2 P3 P4 अप टू Pn रिडंडेंट फोर्सेज है आपकी। क्लियर है पॉइंट? तो ऐसे ही आपको n नंबर ऑफ इक्वेशन बनेगी हर जॉइंट्स पर, हर उस कोऑर्डिनेट सिस्टम पर जहां पर आपने रिडंडेंट लिया है। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे लिखना चाहूं कि डेल्टा 2 के काम है तो डेल्टा 2 का डेल्टा 2 इंटू n प्लस रो 2 1 इंटू p1 प्लस डेल्टा 2 2 इंटू p2 प्लस डेल्टा 2 इंटू j pj प्लस डेल्टा 2 n pn, ऐसी इक्वेशन होगी। सिमिलरली लास्ट में अगर हम लिखना चाहें तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी डेल्टा n इक्वल्स टू डेल्टा n l प्लस डेल्टा n 1 p1 प्लस डेल्टा n 2 p2 प्लस डेल्टा n j pj प्लस डेल्टा 2 डेल्टा n n pn, इक्वेशन बन जाएगी आपकी। मतलब यूनिट डिफ्लेक्शन एट n जॉइंट nth कोऑर्डिनेट जॉइंट बोल सकते हैं ड्यू टू यूनिट लोड एट 1। ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। क्लियर है पॉइंट? तो इन सब इक्वेशन से आप लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, यहाँ से P1 आप फाइंड कर सकते हैं, P2 P3 P4 P5, ठीक है, अप टू Pn, ये चीज आप फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है पॉइंट? जब ये चीज अगर आपको मिल गई, आपने सारे रिएक्शंस, आपने सारे एनालिसिस कैलकुलेट कर लिए, ठीक है, तो उसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं ना यार। ठीक है, तो P1 P2 P3 ही निकालने का आपका पर्पस था। ठीक है, कि P1 रिएक्शंस रिडंडेंट कैसे हो। ठीक है, तो फिर एक पर्टिकुलर मेंबर पे अगर हम देखें, किसी एक पर्टिकुलर, लेट अस सपोज हम लोग कोई ट्रस लेते हैं, ट्रस में हमने कोई एक पर्टिकुलर मेंबर लिया, लेट अस सपोज लिया, तो उस पर जो टोटल एनर्जी हो जाएगी, टोटल जो फोर्स आएगी वो तो लोड के कारण एक फोर्स आएगी। ठीक है, प्लस एक S1 इंटू P1। ठीक है, उस मेंबर में एक फोर्स जब तब आ रही जब यूनिट लोड 1 पर एक्ट कर रहा था, तब उसमें कुछ फोर्स आ रही थी। ठीक है, प्लस S2 P2 प्लस S3 P3 प्लस S4 P4। ठीक है, उस पर्टिकुलर मेंबर पर की मैं बात कर रहा हूं, उस पर्टिकुलर मेंबर पर जब उस पर्टिकुलर मेंबर पर अगर मैंने कोई भी पर्टिकुलर मेंबर ले लिया, लेट अस सपोज मेरा ट्रस है, ठीक है, तो इस अगर मेरे को मैंने अगर ये वाला मेंबर कंसीडर किया तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एक सिंगल मेंबर की बात कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास जो फोर्स का एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, S1 कहने का मतलब है कि उस सेम मेंबर का फोर्स जब यूनिट लोड लग रहा है मेरा
वन कोऑर्डिनेट पर, ठीक है। और जब यूनिट लोड है मेरा वन कोऑर्डिनेट पर, तो वहां पर जो भी फोर्स आएगी P1 उससे मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल फोर्स मिलेगा इसमें। सिमिलरली ऐसे ही जाता रहेगा, तो जो फाइनल एक्सप्रेशन मेरे को मिल जाएगा वो कुछ ऐसा ही मिलेगा। क्लियर है पॉइंट? तो ये कुछ तरीके हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि यार डेल्टा जे जो हमने कैलकुलेट किया था ना इस पॉइंट पर, डेल्टा जे, वो जो डेल्टा जे हमने कैलकुलेट किया था, वो जो डेल्टा जे है वो हमारा जीरो है, क्योंकि सपोर्ट उस सपोर्ट पर इस डेल्टा जे पर यहाँ पर जो है हमारे कि हमने जो रिएक्शन देखा हिंज सपोर्ट लिया था, तो हिंज सपोर्ट पे हमको कोई डिस्प्लेसमेंट मिलने वाली नहीं है। तो एक्चुअल में जो हमारा जो स्ट्रक्चर था, वो कुछ ऐसा था ना, इनिशियली जो हमने स्ट्रक्चर कंसीडर किया था कुछ ऐसा किया था। तो आप देखेंगे कि डेल्टा जे जो है वो जीरो है इस पॉइंट पर, तो यही कंडीशन है। तो इसी कंडीशन मुझे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन देखनी है जहां जहां पर मैंने रिडंडेंट फोर्सेस कंसीडर करे हैं। अब वो डिफरेंट कंडीशंस क्या होंगी वो हम लोग देखेंगे, ठीक है, आगे प्रॉब्लम्स में देखेंगे। बट ये आपको एक तरीका है समझाने का कि कैसे चीजें वर्क कर रही हैं, क्या चीजें हैं, कैसे इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर ऑफ पिन जॉइंट में हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अभी इसमें भी कई चीजें आती हैं कि जब आपकी फैब्रिकेशन ऑफ एरर्स आते हैं, जब आपके सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स आते हैं, जब आपकी लोडिंग आती है, और जब आपके टेम्परेचर स्ट्रेस आते हैं। तो यही चार टाइप की लोडिंग्स में ही इनके प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होंगे। तो आगे के लेक्चर्स में हम लोग प्रॉब्लम देखेंगे ट्रस पर, तब चीजें थोड़ी और बेटर क्लियर होंगी हम लोगों को। उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।